हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 6। आज हम इसके पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने बात करी थी कुल लागत की, कुल बंदी लागत तथा कुल परिवर्ती लागत की, अर्थात टीसी, टीवीसी तथा टीएफसी की बात करी थी हमने। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे हम औसत लागत तथा सीमांत लागत की, तथा औसत लागत और सीमांत लागत किस प्रकार से एक दूसरे संबंधित होती है तथा सीमांत लागत और कुल लागत एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होती है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने किसी ने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं औसत लागत की। हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। औसत लागत से अभिप्राय क्या होता है? औसत लागत से अभिप्राय उत्पादन की प्रति इकाई लागत से होता है, अर्थात जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं वस्तु का, उस वस्तु की एक इकाई को बनाने में कितना खर्चा आता है, कितनी लागत आती है, इसे बोलते हैं हम औसत लागत। अगर हम इसके सूत्र की बात करें, अगर हम औसत लागत के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है AC इज इक्वल टू TC अपॉन में Q, अर्थात कुल लागत अपॉन में इकाई। क्या होता है? कुल लागत अपनी जो भी हमारी लागत आती है उत्पादन की, डिवाइड में इकाइयां। हमारे उत्पादन की इकाइयों से उसको भाग कर दीजिए कुल लागत को, तो हमारी क्या निकल जाती है? AC निकल जाती है। क्लियर रहेगा? तो ये होती है हमारी औसत लागत। अब औसत लागत भी हमारी दो प्रकार की होती है, क्योंकि कुल लागत हमारी दो प्रकार की थी, इसी वजह से औसत लागत भी जो होती है हमारी दो ही प्रकार की होती है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट होती है हमारी औसत बंदी लागत या औसत स्थिर लागत, और सेकंड जो होती है हमारी वो होती है कि हमारी औसत परिवर्ती लागत। क्लियर है? औसत लागत हमारी दो प्रकार की होती है। पहली होती है औसत बंदी लागत, जिसे हम AFC बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? AFC। और सेकंड होती है हमारी औसत परिवर्ती लागत, अर्थात ABC या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और ये होती है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत बंदी लागत तथा औसत परिवर्ती लागत। अब देखिए, औसत बंदी लागत क्या होती है और औसत परिवर्ती लागत क्या होती है। तो औसत बंदी लागत से अभिप्राय उत्पादन की प्रति इकाई बंदी लागत से होता है। औसत बंदी लागत से अभिप्राय उत्पादन की प्रति इकाई बंदी लागत से होता है। इसके फॉर्मूला जो होता है इसको निकालने का, वो क्या होता है? AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन में Q। कुल बंदी लागत को उत्पादन की इकाइयों से डिवाइड कर दीजिए, AFC आ जाता है। इसी तरह से अगर मैं ABC की बात करूं तो ABC होता है हमारा TVC अपॉन में Q, अर्थात कुल परिवर्ती लागत को अपने उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर हमारा ABC निकल आता है, औसत परिवर्ती लागत। क्लियर रहेगा? समझ गए होंगे आप सब। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। इनके जो डायग्राम होते हैं, फिगर जो होते हैं, मान के चित्र, वो किस तरह से बनाए जाते हैं, इनकी तालिका कैसे बनाई जाती है, तो आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, ये हमारी तालिका है जिसके अंदर हमने TC, TFC तथा TVC निकाल रखा है। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि TC से TFC और TVC किस तरह से निकाला जाता है। पहले हमारी TVC जो होती है, कुल परिवर्ती लागत, पहले घटती दर से बढ़ती है, उसके बाद में एक पॉइंट पर आकर के वो बढ़ती दर से बढ़ना शुरू होती है। और TFC प्लस TVC इक्वल टू क्या होता है? TC होता है। अब हम इनकी मदद से अपना AC, AFC तथा ABC निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं AC की। AC के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, AC इक्वल टू क्या होता है? TC अपॉन में Q। AFC का फॉर्मूला क्या होता है? TFC अपॉन में Q। और ABC का फॉर्मूला क्या होता है? TVC अपॉन में Q। इन्हीं फॉर्मूले से हम अपना AC, AFC तथा ABC की तालिका को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले AC देखिए। जब हमारा AC 0 इकाई पर, TC कितना हमारा 10 है, लेकिन डिवाइड में क्या है कि 0, यानी कि 10 अपॉन में 0। 10 अपॉन में 0 क्या होती है? हमारी नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। इसलिए कभी भी 0 इकाई पर AC, AFC तथा ABC तीनों में से कोई भी चीज नहीं निकलती, क्योंकि इन तीनों इकाई पर जो हमारी क्वांटिटी होती है, जो हमारी इकाइयाँ होती है, वो कितनी होती है? 0 होती है। 0 से किसी भी चीज को भाग देने पर हमारी वैल्यू क्या आती है? नॉट डिफाइंड। इसलिए 0 इकाई पर कभी भी AC, AFC और ABC नहीं निकलती। तो हम इकाई 1 से स्टार्ट करेंगे अपनी ABC निकालना या AC निकालना। देखिए, 20 अपॉन में 1 कितनी हो जाएगी वैल्यू हमारी? 20। 28 अपॉन में 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 14। फिर 34 अपॉन में 3, 34 अपॉन में
3, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 34/3 यानी 11.3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11.3, फिर 38/4, तो 38/4 कितना हो जाता है हमारा 9/5। उसके बाद में 42/5, तो 42/5 कितना हो जाएगा हमारा क्लियर है 8.4। उसके बाद में 48/6, तो 8। उसके बाद में 56/7, तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 8 आ जाएगी। क्लियर है, ये निकल गया हमारा एसी। तो देखिए एसी हमारा कैसा होता है, एसी हमारा कंटिन्यू पहले घट रहा है और कैसे घटती दर से घट रहा है। कैसे घट रहा है, ये घटती दर से घट रहा है। 20 से 14, 6 का डिफरेंस, फिर 11.3, फिर 9.5, 8.4, 8 और उसके बाद में 8, और अब इसके बाद में एसी जो होगा हमारा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, बात करते हैं अपने एएफसी की। तो देखिए एएफसी क्या होता है हमारा टीएफसी अपॉन में क्यू, यानी टीएफसी अपॉन में क्यू, तो 10/1 कितनी हो जाएगी वैल्यू 10, फिर 10/2 अर्थात 5, 10/3 3.3, 10/4 2.5, 10/5 2, 10/6 तो 1.67, 10/7 1. अप्रोक्सीमेट जो हमारी वैल्यू आएगी 1.43। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी जाएगी हमारी 1.43। क्लियर है, ये हो गया हमारा एएफसी का ग्राफ टेबल। अब बात करते हैं अपनी एबीसी की टेबल की। तो देखिए एबीसी क्या होता है टीवीसी अपॉन में क्यू, 1/10 वैल्यू कितनी जाएगी हमारी 10, फिर 2/18 9, 3/24 8, 4/28 7, 5/32 5/32 कितना हो जाएगा हमारा 6.4, 6/38 तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.3। उसके बाद में 7/46, तो 7/46। सबसे पहले देखिए एसी की टेबल। एसी की टेबल कैसी हमारी घटती दर से घटती हुई जा रही है। पहले 6 का डिफरेंस है, फिर 11.3, उससे डिफरेंस कम हुआ, फिर डिफरेंस कम हुआ, फिर हमारा डिफरेंस कम हुआ, फिर हमारा डिफरेंस कम हुआ। तो एसी क्या होता है हमारा हमेशा कैसे बढ़ता है, वो घटती दर से घटता हो जाता है, घटती दर से घटता हो जाता है और उसके बाद में एक पॉइंट के जाने के बाद में फिर वो बढ़ना शुरू कर देता है एसी। एएफसी क्या होता है हमारा कंटिन्यू कम होता जाता है ये भी, और कैसे घटती दर से कम होता है। पहले 5 आएगा, फिर 3.3, 2.5, 2, 1.67, 1.43। ये भी क्या होती है एएफसी हमारा कंटिन्यू कम होता चला जाता है और एसी से हर एक पॉइंट पर कमी होती है वैल्यू एएफसी और एबीसी की। एबीसी क्या होता है हमारा इसके मुकाबले कम घटता है। देखिए एएफसी के मुकाबले एबीसी जो है हमारा कम घटता है। यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है 10, इधर वैल्यू हमारी यहाँ पर 5, इधर कितनी है 9, 3.38, मतलब ये घटता है, लेकिन ये हमारा इसके मुकाबले बहुत ही कम घटता है एबीसी जो होता है। ये भी हमारा घटती दर से घटता जाता है। क्लियर है, अब हम इनके ग्राफ की बात करते हैं। एसी एएफसी तथा एबीसी का ग्राफ बनता किस तरह से है। तो देखिए हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। y0x क्लियर है। देखिए अब हम सबसे पहले बनाते हैं अपना एसी तथा एबीसी की। हमारी जो एसी थी टोटल कितनी थी 20 तक थी, तो उसी हिसाब से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। यहाँ पर क्या देखिए हमारी टीसी, हम किसको शो कर रहे हैं अपनी एसी को, एबीसी को तथा एएफसी को। इधर क्या जाएगी हमारी इकाइयाँ या आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इकाई तक जा रहा हमारा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपने एसी ग्राफ की। एसी हमारा एक इकाई पर कितना था 20 था, दूसरी इकाई पर आने के बाद में कितना था वो 14 था, तो हमारा पॉइंट लगभग इधर हो जाएगा। तीसरी इकाई पर आने के बाद में हमारा जो एसी था वो 11.3 है। फिर फोर्थ इकाई पर आने के बाद में हमारा एसी कितना था 9.5। फिफ्थ इकाई पर आने के बाद में हमारा एसी कितना था 8.4 था। उसके बाद में हमारा सिक्स्थ इकाई पर आने के बाद में एसी कितना था हमारा 8 था, और 7 पर भी कितना था वो 8 था। तो हमारा एसी का ग्राफ किस तरह से होगा
एसी ग्राफ कैसा होगा हमारा, कुछ इस तरह से आएगा, उसके बाद में ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। एसी का होता है हमारा पहले नीचे आता है, फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है। हम अपने एएफसी ग्राफ की बात करते हैं। एएफसी ग्राफ हमारा 10 से स्टार्ट था, यहाँ पर सेकंड इकाई पर आने के बाद में एएफसी कितना हो गया था, 5 हो गया था, तो पॉइंट हमारा इधर। थर्ड इकाई पर आने के बाद में वो 3.3 था, तो 3.3 हमारा जो वैल्यू होगी वो इधर हो जाएगी। फोर्थ इकाई पर आने के बाद में 2.5, फिर फिफ्थ इकाई पर आने के बाद में 2, फिर 1.67 और देन उसके बाद में 1.43। तो हो जाएगा हमारा कुछ एएफसी का ग्राफ। क्लियर आएगा। एएफसी ग्राफ कुछ हमारा किस तरह से आएगा, इस तरह से एएफसी ग्राफ। हम बात करते हैं अपने एबीसी ग्राफ की। एबीसी हमारा एक इकाई पर 10 था, सेकंड इकाई पर आने के बाद में 9, थर्ड इकाई पर आने के बाद में 8, 7, फोर्थ इकाई पर आने के बाद में कितना था, वो 7 था। फिफ्थ इकाई पर आने के बाद हमारा एबीसी कितना हो गया था, हमारा 7 होकर के 6.4 आ गई थी वैल्यू हमारी। तो हमारी जो वैल्यू की लगभग इधर हो जाएगी। उसके बाद में हमारा एबीसी हमारा कितना था, सिक्स इकाई पर आने के बाद में 6.3, यानी वैल्यू हमारी लगभग वही इधर ही रहेगी। और उसके बाद में 7 पर आने के बाद में 6.6, यानी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता उसने। तो ये हो जाता है हमारा कुछ एबीसी ग्राफ इस तरह से, और ये फिर दोबारा से वापस ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये था हमारा एबीसी ग्राफ। क्लियर रहेगा, आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक रफ डायग्राम इसका बना करके दिखाता हूँ कि एबीसी, एसी और एबीसी का ग्राफ किस तरह होता है, जैसा आपकी बुक में दे रखा है। आपको उससे ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, अगर हम इसके रफ डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले देखिए एसी का ग्राफ। एसी ग्राफ कैसा होता है हमारा, वो एक पॉइंट पर से नीचे आता है, उसके बाद में फिर आने के बाद में ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये होता है हमारा एसी का ग्राफ। अगर हम एएफसी के ग्राफ की बात करें तो एएफसी का ग्राफ हमारा कंटिन्यू नीचे आता है, और वो फिर नीचे की तरफ बहुत तेजी के साथ में आकर के इस एक्सिस को टच नहीं करता कभी भी, लेकिन कंटिन्यू नीचे की तरफ चलता चला जाता है। एबीसी का जो ग्राफ होता है हमारा, यहीं से स्टार्ट होता है और फिर वो इस तरह से बढ़ करके वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। क्लियर है, ये होता है हमारा एएफसी ग्राफ। तो इनके रफ डायग्राम थे, आप जैसे मर्जी बना सकते हैं, रफ डायग्राम बनाए या फेयर में बनाए, तो आपकी मर्जी है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सीमांत लागत की। देखिए, सीमांत लागत होती है, हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो के अंदर भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। सीमांत लागत से अभिप्राय क्या होता है, सीमांत लागत से अभिप्राय उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने से, उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने से जो भी हमारी कुल लागत में वृद्धि होती है, उस वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, सीमांत लागत बोलते हैं। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है एमसी का, एमसी सूत्र क्या होता है, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। ये हमारी एक तालिका है, हम इससे समझेंगे टीसी की तालिका कैसे बनाई जाती है और उसका ग्राफ क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम टीसी की तालिका को कंप्लीट करते हैं। हमारा जो एमसी होता है, जो हमारा सीमांत लागत होता है, देखिए सीमांत लागत कभी भी 0 इकाई पर नहीं निकलता, क्योंकि इससे पहले हमारी कोई कुल लागत थी नहीं जिसको माइनस करके अपनी एमसी निकाल सके। तो 0 इकाई पर ना तो कभी एमसी निकाला जा सकता है, ना कभी एसी निकलता है, ना एएफसी, ना एबीसी। इकाई एक पे एक एमसी कितना हो जाएगा हमारा 20 माइनस 10, यानी कि वैल्यू कितनी दी हमारी 10। उसके बाद 28 माइनस 20 8 हो जाएगा। देन उसके बाद में 6, उसके बाद में 4, अगेन फिर 4, फिर 6, उसके बाद में 8 और देन उसके बाद में 16। क्लियर है। तो ये होगी हमारी एमसी की तालिका, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। क्लियर है। तो हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो देखिए, सबसे पहले तालिका को देखिए। एमसी का ग्राफ हमारा किस तरह से आ जाएगा, पहले एमसी हमारी घट रही है 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से फिर 4 पर है, एक पॉइंट पर आके मिनिमम हुई। देन उसके बाद में क्या करा, इसने बढ़ना शुरू करा 4 से, अगेन 6, देन उसके बाद में 8, उसके बाद में 16। यानी पहले एमसी क्या होती है हमारी, घटती जाती है, एक पॉइंट पर जाने के बाद में मिनिमम होती है, उसके बाद में फिर से वो बढ़ना शुरू कर देती है। तो इस वजह से हमारा एमसी ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, y0x, यहाँ क्या शो करेंगे अपनी एमसी, इधर क्या शो करेंगे अपना आउटपुट, या हमारी इकाइयाँ। क्लियर है। मैं एक रफ डायग्राम बना करके दिखाता हूँ आपको एमसी का। देखिए किस तरह से बनेगा। आप यहाँ पर चाहे तो पॉइंट लगा मिला सकते हैं। मैं आपको एक रफली डायग्राम बना कर दिखाता हूँ। तो एमसी का ग्राफ हमारा कुछ किस तरह से होता है, पहले वो कंटिन्यू नीचे आता है, उसके बाद में बढ़ता है, और फिर हमारा जो एमसी होता है वो बढ़ता ही चला जाता है। एमसी इसके बाद में हर एक इकाई पर
पहले से अधिक होता चला जाएगा, दोबारा से कम कभी नहीं होता। तो एमसी ग्राफ हमारा कैसे होता है, पहले वो नीचे आता है, एक पॉइंट पर आने के बाद मिनिमम होता है, उसके बाद में दोबारा से वो बढ़ना शुरू कर देता है। क्लियर है? ये होता है हमारा एमसी का ग्राफ या सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट का हमारा जो ग्राफ होता है। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं कुल लागत तथा सीमांत लागत के बीच में संबंधों की, तथा औसत लागत तथा सीमांत लागत के बीच में संबंध, यानी टीसी और एमसी के बीच में संबंध तथा एसी और एमसी के बीच में क्या संबंध पाए जाते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए अब हम बात करते हैं टीसी एमसी तथा एसी के बीच में संबंधों की। टीसी एमसी तथा एसी के बीच में संबंधों की सबसे पहले हम बात करेंगे टीसी तथा एमसी के बीच में संबंधों की, उसके बाद एसी तथा एमसी के बीच में संबंधों की। तो हमारी टीसी एसी तथा एमसी की तालिका है। आप सबको तालिका बनानी आती है, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बना रखी है। अगर आपको किसी को नहीं समझ में आती तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए कि एसी और एमसी की तालिका कैसे बनाई जाती है। क्लियर है? हम यहाँ पर इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए टीसी एमसी तथा एसी के बीच में ग्राफ, सबसे पहले हम बात करते हैं टीसी तथा एमसी के बीच में संबंध। इसमें टीसी तथा एमसी में संबंधों की कि कुल लागत और सीमांत लागत एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होते हैं। तो हम इनका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से देखेंगे कि ये दूसरे से किस प्रकार संबंधित होती। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं टीसी तथा एमसी में संबंध। किसमें? टीसी तथा एमसी में संबंध। टीसी तथा हम बात करते हैं सबसे पहले टीसी तथा एमसी में संबंधों की। तो देखिए टीसी तथा एमसी में संबंध स्थापित करने के लिए हम इन दोनों का ग्राफ बना देंगे। y0 x, यहाँ पर हम दिखा देंगे अपनी टीसी को यानी कुल लागत को, और यहाँ आ जाएगा हमारा आउटपुट। क्लियर है? नीचे हम अपना ग्राफ बनाते हैं, अपना एमसी का ग्राफ, इसका एमसी का ग्राफ। यहाँ पर हमारा आउटपुट, इधर क्या आ जाएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, एमसी आ जाएगी। तो देखिए टीसी तथा एमसी ग्राफ कैसा होता है, मैं एक रफली डायग्राम बना करके आपको दिखाता हूँ। देखिए टीसी हमारी कैसी होती है, पहले वो घटती दर से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? घटती दर से बढ़ती है, उसके बाद में एक पॉइंट पर आने के बाद में वो बढ़ती दर से बढ़ना शुरू करती है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी टीसी ग्राफ की। तो टीसी ग्राफ हमारा किस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बनता है हमारा टीसी का ग्राफ, जो किस चीज़ को शो करता है, पहले हमारी टीसी घटती दर से बढ़ती है, एक पॉइंट पर जाती है, उसके बाद में हमारी टीसी जो होती है वो बढ़ती दर से बढ़ना स्टार्ट कर देती है। अब हम बात करते हैं अपनी एमसी की। देखिए हमारी एमसी कैसी होती है, पहले हमारी घटती एमसी, घटती जाती है, और उसके बाद में एक पॉइंट पर आने के बाद में वो क्या करती है, दोबारा से बढ़ना शुरू कर देती है। एमसी क्या होती है हमारी, बढ़ना शुरू कर देती है। हमारा एमसी ग्राफ कुछ किस तरह से होता है, ये होता है हमारा एमसी ग्राफ। अभी हमने बनाया था, पहले हमारी एमसी घटती है, उसके बाद में एक पॉइंट पर आने के बाद में फिर से बढ़ना शुरू कर देती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इनके बीच में संबंधों की। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, टीसी में तथा एमसी में संबंध क्या होते हैं। देखिए ग्राफ के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, टीसी जब तक हमारी घटती दर से बढ़ रही है, टीसी जब तक हमारी घटती दर से बढ़ रही है, एमसी क्या होती है हमारी कंटिन्यू कम होती जाती है। देखिए यहाँ पर 10 से जो डिफरेंस है हमारा, वो इस पॉइंट तक क्या होता है, 5वीं इकाई तक हमारी जो टीसी है वो घटती दर से बढ़ती है। पहले 10 का डिफरेंस, फिर 8 का, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर अगेन 4 का। क्लियर है? इस पॉइंट तक एमसी हमारी 5वीं इकाई तक एमसी क्या हो रही है हमारी कंटिन्यू कम हो रही है, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4। क्लियर है? 6th इकाई से टीसी क्या होता है हमारा बढ़ती दर से बढ़ना शुरू होता है, 42 से 48, 6 का डिफरेंस, फिर 8 का, फिर 12 का, 16 का डिफरेंस। इसी पॉइंट से हमारी एमसीबी क्या होती है हमारी बढ़ना शुरू करती है। तो फर्स्ट में क्या होता है, देखिए जब तक हमारी टीसी, जिस पॉइंट से हमारी टीसी बढ़ती दर से बढ़ना शुरू करती है, उस पॉइंट पर हमारा एमसी क्या होता है, मिनिमम होता है। एमसी क्या होता है हमारा, मिनिमम होता है। जिस भी पॉइंट से टीसी हमारी बढ़ती दर से बढ़ना शुरू करती है, बढ़ती दर से कहाँ से बढ़ना शुरू करती है, 5वीं इकाई के बाद से। 5वीं इकाई तक वो घटती दर से बढ़ रही है, 5वीं इकाई से क्या कर रही है, वो बढ़ती दर से बढ़ना शुरू कर देती है। जिस पॉइंट से हमारी टीसी बढ़ती दर से बढ़ना शुरू करती है, एमसी क्या होता है हमारा, उस पॉइंट पर मिनिमम होता है। जब तक टीसी हमारा घटती दर से बढ़ता है, जब तक टीसी घटती दर से बढ़ता है, एमसी हमारा कंटिन्यू कम होता जाता है, गिरता जाता है। जैसे टीसी हमारा बढ़ती दर से बढ़ना शुरू करता है, एमसी क्या होता है हमारा, बढ़ना शुरू कर देता है। क्लियर है?
तीन इसके अंदर इनके बीच में संबंध पाए जाते हैं। मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। देखिए, जब टीसी हमारा घटती दर से बढ़ता है, जब टीसी घटती दर से बढ़ता है तब एमसी गिरता जाता है। टीसी जिस पॉइंट से, जिस भी पॉइंट से, ये पॉइंट हमारा ए हैगा, ये पॉइंट हमारा ए है जो उत्पादन की पांचवी इकाई को शो करता है। किसी इकाई को? पांचवी इकाई को, जो उत्पादन की पांचवी इकाई को शो करता है, इस वाली इकाई को। क्लियर है? जिस भी पॉइंट से टीसी हमारा बढ़ना शुरू करता है, किस तरह से? बढ़ती दर से बढ़ना शुरू करता है, इसी पॉइंट पर एमसी जो होता है मिनिमम होता है। एमसी क्या होता है? मिनिमम होता है। इस वाली सीरीज को देखिए, देखिए ये वाली जो होती है हमारी लाइन, जिस भी पॉइंट से टीसी हमारा बढ़ती दर से बढ़ना शुरू कर रहा है, एमसी हमारा उस पॉइंट पर मिनिमम होता है, उसके बाद में एमसी हमारा बढ़ने लगता है। क्लियर है? ये हो गया हमारा दूसरा संबंध। तीसरा संबंध क्या होता है? जैसे ही टीसी हमारा बढ़ती दर से बढ़ना शुरू करता है, टीसी हमारा बढ़ती दर से बढ़ना शुरू करता है, एमसी क्या होता है? बढ़ने लगता है। एमसी हमारा बढ़ने लगता है। क्लियर है? और फोर्थ के लिए आप इसका फॉर्मूला लिख ही सकते हो कि एमसी बराबर टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1 होता है। तो ये हमारे कुछ चार संबंध थे टीसी तथा एमसी के बीच में। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एसी तथा एमसी के बीच में संबंधों की। एसी तथा एमसी के बीच में संबंधों की, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एमसी तथा एसी के बीच में संबंध देखेंगे। अब हम बात करते हैं एसी तथा एमसी के बीच संबंध। एसी तथा एमसी के बीच में संबंध। देखिए, एसी तथा एमसी के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए भी हम एक तालिका हम ग्राफ बना करके दिखाते हैं। सबसे पहले तालिका में देखिए एमसी क्या और एसी क्या हो रहा है हमारा? गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, यहाँ पर घट रहा है, घटता जा रहा है। एक पॉइंट पर आने के बाद में दोनों बराबर हुए और उसके बाद में एसी क्या हो रहा है हमारा? बढ़ रहा है, और एमसी भी क्या हो रहा है हमारा? एमसी भी बढ़ रहा है और एसी भी क्या हमारा? बढ़ रहा है। दोनों ही हमारे बढ़ने शुरू कर देते हैं, यानी एसी और एमसी दोनों ही हमारे गिरते हैं और फिर एक पॉइंट पर बराबर होने के बाद में दोनों ही बढ़ने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये गिरते और बढ़ते किस तरह से? देखिए, जब तक एसी हमारा गिर रहा है, जब तक एसी हमारा गिर रहा है, ये एसी हमारा कम हो रहा है, एमसी उससे कंटिन्यू कम है। यहाँ पर 20, एमसी कितना है? 10, 14, 8, 11.36, 9.54। क्लियर है? जब तक एसी हमारा कम हो रहा है, एमसी क्या है हमारा? उससे कम है। एक पॉइंट पर आकर दोनों बराबर हुए, जैसे ही एसी ने बढ़ना शुरू करा, एमसी क्या होगा? उससे ज्यादा हो गया। एसी ने जैसे ही बढ़ना शुरू करा, वो 8 से 9 हुआ, एमसी एकदम से 8 से 16 हो गया। तो इनके बीच में संबंध क्या होते हैं? देखिए, जब तक एसी हमारा कम हो रहा होता है, जब तक एसी कम हो रहा होता है, एमसी हमारा गिरने लगता है, एमसी हमारा एसी से कम होता है। एक बिंदु पर आकर के एसी और एमसी बराबर हो जाते हैं। जैसे ही एसी बढ़ना शुरू करता है, एमसी उससे अधिक हो जाता है, एमसी एसी से अधिक हो जाता है। हम इसको ग्राफ पर दिखाते, देखिए ग्राफ पर किस तरह से शो करेंगे। y0x, यहाँ पर अपने एसी और एमसी को दिखा देंगे। यहाँ हमारा आउटपुट आ जाएगा, हमारी इकाइयां उत्पादन की। देखिए, एसी का ग्राफ हमारा किस तरह से होता है? एसी का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है हमारा, और एमसी का ग्राफ कैसा होता है? ये होता है हमारा एमसी का ग्राफ। ये कैसा होता है? हमारा एमसी का ग्राफ होता है। ये हमारा एसी का ग्राफ है, ये हमारा एमसी ग्राफ है। अब देखिए इस ग्राफ को, जब तक एसी हमारा कम हो रहा है, कंटिन्यू कम होता जा रहा है, इस पॉइंट पर आने के बाद में एसी हमारा मिनिमम रहेगा। एसी हमारा मिनिमम कहाँ पर रहेगा? इस पॉइंट पर रहेगा। देखिए इस पॉइंट पर, और इसी पॉइंट पर हमारा एसी और एमसी क्या है? हमारे मिल रहे हैं एक दूसरे को। क्लियर है? तो जब तक एसी हमारा कम हो रहा होता है, एसी एमसी से अधिक होता है। एसी अपने न्यूनतम बिंदु पर एमसी से आकर के मिल जाता है। एसी अपने न्यूनतम बिंदु पर आकर के एमसी से मिल जाता है। ये न्यूनतम बिंदु जो है हमारी उत्पादन की किसी इकाई को शो करता है? 7वीं इकाई को। किसी इकाई को शो करता है? 7वीं इकाई को शो करता है। ये ए पॉइंट जो है हमारा, आप इसको कुछ और भी नाम दे दीजिए, जैसे हमारा ये हमारा पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट हमारा उत्पादन की 7वीं इकाई को शो करता है, जिस पॉइंट पर एसी और एमसी के हमारे बराबर है, और यहाँ पर एसी हमारा न्यूनतम होता है, सबसे मिनिमम होता है, इससे कम एसी नहीं हो सकता। क्लियर है? जैसे ही एसी बढ़ना शुरू करता है, एमसी उससे अधिक हो जाता है।
क्लियर रहेगा। तो इनके बीच में भी हमारे 3 संबंध होते हैं। एक बार दोबारा से बता देता हूं मैं। जब तक AC घट रहा होता है, जब तक AC घट रहा होता है, MC उससे कम होता है। AC अपने न्यूनतम बिंदु पर MC के बराबर हो जाता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, जैसे ही AC बढ़ना शुरू करता है, जैसे ही AC बढ़ना शुरू करता है, MC AC से अधिक हो जाता है। क्लियर रहेगा। तो TC तथा MC के बीच में भी हमारे 3 संबंध होते हैं और MC तथा AC के बीच में भी हमारे 3 संबंध होते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी।